बिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, अगले 48 घंटों के अंदर बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। उससे पहले आज बिहार के लिए एक और बड़ा दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बिहार को 62,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो है वो सौंपी हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिहार के नौजवानों के साथ आज एक संवाद भी किया और इस दौरान उन्होंने खुलकर आरजेडी पर वार भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू राज का जिक्र करते हुए क्या क्या कहा आपको बताएंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं और चुनाव आयोग की जो टीम है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में इस वक्त बिहार में ही है 2 दिन के दौरे पर, और उनके इस दौरे से लौटने के बाद ये पूरी संभावना है किसी भी दिन चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और इसी को देखते हुए अब सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही गठबंधनों में खुलकर बातें होने लगी हैं। इसके अलावा इस चुनाव में 2 ऐसे एक्स फैक्टर हैं जिनकी मुट्ठी खुली तो क्या निकलेगा, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। एक है चिराग पासवान और दूसरे हैं प्रशांत किशोर। इनकी भी हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने भी बिहार के चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कहकर के एक नया एलिमेंट इस चुनाव में जरूर जोड़ दिया। तो इन सारे मुद्दों की बात होगी और बिहार को चुनाव इस वक्त कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग डेटा स्टोरी भी देंगे जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इस बार बिहार के चुनाव की चाबी दरअसल अति पिछड़ा वर्ग के पास है, जिसको हर कोई लुभा रहा है। और इस वर्ग के सबसे नए आशिक जो हैं वो बने हैं राहुल गांधी जी। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले नरेंद्र मोदी की बात से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नौजवानों से बात कर रहे थे और आज उन्होंने कहा कि बिहार में जब लालू यादव सत्ता में आए, शासन में आए, और उस वक्त जो उन्होंने दुर्दशा लॉ एंड ऑर्डर की कानून व्यवस्था की जिस तरह धज्जियां उड़ना शुरू हुई, वो पलायन की असल शुरुआत थी। और इस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है, उन्होंने कहा, फिर उसे खड़ा करने में बहुत मेहनत लगती है और हमने ऐसी मेहनत बिहार में की है। उन्होंने कहा आरजेडी के राज में बिहार में यही कीड़े लगे हुए थे। नीतीश कुमार के साथ मिलकर हम बिहार को फिर से पटरी पर लाए। 2014 तक हमारे देश में 10,000 ITI बनी थी, लेकिन बीते 1 दशक में करीब 5,000 नई ITI देश में बनाई गई है। यानी देश आजाद होने के बाद 10,000 और मोदी आने के बाद नई 5,000। कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। ईमानदारी से न स्कूल खुलते थे, न भर्तियां होती थी। कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा यहीं पढ़े और यहीं आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर बनारस, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ा। यही पलायन की असली शुरुआत थी। साथियों, जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है उसको फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को सरकार का दायित्व सौंपा और हम भी सभी साक्षी हैं कि कैसे एनडीए की पूरी टीम मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को फिर पटरी पर लाई। युवाओं के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने बिहार वासियों से सावधान रहने को कहा और कहा कुछ लोग कर्पूरी ठाकुर के जननायक के टाइटल को चुराने पर तुले हैं, अपने आप को जननायक बनाने पर तुले हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए
बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। अब ये किनके लिए कह रहे थे, इसमें तो कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है। राहुल गांधी जी को उनकी सोशल मीडिया टीम जो है वो जननायक लिखती है, खास तौर पर एक्स पर जब भी उनकी कोई चीजें पोस्ट की जाती हैं तो जननायक राहुल गांधी। इसकी शुरुआत हुई थी जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वहां से राहुल गांधी को जननायक उनकी पार्टी बनाने पर मतलब बना रही है, क्या चाहती है कि लोगों के मन में उनकी वो छवि जाए। तो वो प्रधानमंत्री कह रहे थे जननायक तो एक ही हुए बिहार के, वो थे कर्पूरी ठाकुर, और देख लीजिए कि कोई ये जननायक का जो तमगा है वही ना चुरा ले। रही बात इससे पहले जो उन्होंने पलायन की बात की या चुनाव शुरू हो रहे हैं तो उससे पहले जिस तरीके से घोषणाएं हो रही हैं, क्योंकि रविवार सोमवार या एक दिन के अंदर कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा मुमकिन है। इस पर आपको एक बार समीर जी पूरा बिहार का अपडेट दे देंगे। सर, आज चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग भी बिहार के अंदर ही है। 2 दिन आज और कल रहेंगे वो 2 दिन, और आज तमाम राजनीतिक दलों से, आज वो प्रमुख राजनीतिक दलों से बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ दलों ने आपत्ति की कि हमें नहीं बुलाया, मांझी साहब को नहीं बुलाया गया, वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने शिकायत की कि हमारा भी पक्ष सुनना चाहिए था, चुनाव आयोग ने हमें नहीं बुलाया। तो आज चुनाव आयोग आज और कल सभी डीएम से बात करेंगे, वहाँ पर राजनीतिक दलों से बात करेंगे, और मुझे लग रहा है फिर 6 या 7 तारीख को दिल्ली में पत्रकार वार्ता लेके चुनाव आयोग की घोषणा कर दी जाएगी। अब ये चुनाव सूची वाला मामला सेटल्ड है ना? हाँ, लगभग सेटल हो गया, क्योंकि जब तक फाइनल लिस्ट जारी नहीं होती तब तक डिक्लेयर कर नहीं सकते थे। 30 सितंबर को फाइनल सूची आ चुकी है अब, तो अब चुनाव आयोग ने अब बैठक कर वहाँ की सारी व्यवस्थाओं की अब जानकारी ले लेंगे 2 दिन में, और उसके बाद मुझे लग रहा है 6, और वैसे भी पहली बार हो रहा है जब अक्टूबर में घोषित हो रहा है। अगर पिछले 3 चुनाव अगर आप देखेंगे तो 25 सितंबर को 2020 में हुआ था, 2015 में 14 सितंबर को हुआ था, 2010 में 27 सितंबर को डिक्लेयर हुआ था। तो मुझे लग रहा है इस बार छठ के बाद करेंगे। 28 अक्टूबर को आखिरी पूजा है छठ की, तो उसके 2 दिन बाद, तो मोटा मोटी आप पकड़िए 2 या 3 नवंबर को मतदान होगा। 2 फेज में इस बार मतदान करेंगे, पिछली बार 3 फेज में था, कोशिश 2 फेज की होगी। लेकिन 4 दिन हो गए ये मतदाता सूची आए हुए, और इतना हंगामा बिहार में इसके नाम पर हुआ, कोई ऐतराज कहीं से कुछ नहीं, बड़ा कोई ऐतराज किसी ने नहीं किया, क्योंकि अभी तक होता तो निश्चित रूप से राहुल गांधी पत्रकार वार्ता लेते। हालांकि राहुल गांधी को पता ही नहीं होगा, राहुल गांधी तो अभी विदेश में भी संबोधित कर रहे हैं, उन्हें इस बात की चिंता ही नहीं कि भाई एसआईआर में से किन लोगों के नाम छूटे, कितनों के वोट चोरी हो गए, ठीक है, तो उन लोगों के लेकर वो कुछ पत्रकार वार्ता करते। तेजस्वी यादव ने भी कोई बड़ी पत्रकार वार्ता नहीं की। तो मोटा मोटी ये है कि जो चुनाव आयोग ने जो किया है वो एकदम, मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है। और उसके बाद अब चुनाव आयोग 2 दिन की बैठक के बाद 6 या 7 तारीख को दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो ये अभी तक का अपडेट है आपके लिए। सर, बिहार में इलेक्शन से पहले अब बाकी कुछ नहीं रह गया। नीतीश कुमार जी ने कल बहुत सारी घोषणाएं कर दी, कुछ आज ऐलान प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उन्होंने कर दिए। तो सरकार जो जोर लगा सकती है, एक बार चुनाव घोषणा हो गई तो फिर नहीं कर पाएगी, उसमें वो लगे हुए हैं। बिल्कुल, आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद कोई घोषणाएं नहीं होंगी। इसीलिए लगभग सारी घोषणाएं, दूसरी किस्त भी जो जानी थी महिलाओं के दूसरे वर्ग को 10,000 रुपये वाली, वो भी कल चली गई नीतीश कुमार जी के हाथ से। और अब बिहार का चुनाव बिल्कुल किसको कहते हैं मुहाने पर आ गया है, घोषणा होनी है खाली। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी तक सीटों का बंटवारा दोनों गठबंधनों में फाइनल सूची नहीं आई है। इंटरनल हो गया होगा, आपस में सहमति बनी होगी, लेकिन निर्णायक तौर पर कि भाई बीजेपी इतनी सीटें लड़ेगी, जेडीयू इतनी लड़ेगा, चिराग पासवान इतनी लड़ेंगे, मांझी जी लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा इतनी लड़ेंगे, आरजेडी इतनी लड़ेगी, कांग्रेस इतनी लड़ेगी, लेफ्ट इतनी लड़ेगा, जो भी उनका गठबंधन है, इसका अभी तक कोई सामने नहीं आया। अब देखिए, जैसे घोषणा होगी उसके बाद 3-4 दिन बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी, नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, और उससे बाद उसी दौर में ये सीटों की घोषणा और फिर टिकटों का बंटवारा। पहले कौन सी सीट लड़ेगा, कितनी सीट लड़ेगा, कौन सी सीट लड़ेगा, फिर उम्मीदवार। तो 7-8 दिन तो इसी कवायद में दोनों गठबंधनों के निकलेंगे। ये काम पहले काफ़ी हो जाते थे, कम से कम बंटवारा तो हो ही जाता था, बाकी फिर अपना जो है वो चीज़ें होती थी कि उम्मीदवार अपने अपने तलाशते थे। मुख्य रूप से इस बार जो है चुनाव, मुझे जो लग रहा है, अभी आपने अपने संबोधन में कहा ही कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान 2 ऐसे प्लेयर हैं जो किस करवट बैठेंगे। चिराग पासवान के बारे में मेरा मानना, उनकी कोई करवट नहीं होगी, वो रहेंगे एनडीए में ही, एनडीए में रह के चुनाव लड़ेंगे। सीटों को लेकर कुछ कश्मकश होगी, लेकिन अंततः मान जाएंगे। प्रशांत किशोर चूंकि इंडिपेंडेंट है, वो तो अपना, उनकी अपनी पार्टी, अलग पार्टी है, अभी तक किसी और दल से उन्होंने कोई अलायंस भी नहीं किया है। खबर थी कि MIM के साथ साथ कोई अलायंस हो, लेकिन मुझे नहीं लगता होगा। वो सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी की महत्वाकांक्षा अरविंद केजरीवाल जैसी है। वो पॉलिटिक्स बिहार की कर रहे हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय हैं। वो बिहार से शुरू करके
देर सवेर राष्ट्रीय राजनीति में भी अपने को उतारने की कोशिश करेंगे और इसीलिए सभी सीटों पर लड़ेंगे ताकि वोट परसेंटेज जो उनका है, आंकड़ों के तो चैंपियन है, ताकि वोट जीते सीटें कितनी भी, लेकिन जब सभी सीटों पर आप लड़ते हैं तो आपका वोट प्रतिशत जो है वो एक साइजेबल नंबर आपको मिलता है।